नमस्कार। आज विश्व में बहुत तेजी से परिवर्तन हो रहा है और इस वैश्विक परिवर्तन के बीच प्रकृति के सबसे अधिक उपहारों और वरदानों से समृद्ध एशिया महाद्वीप का भारतीय उपमहाद्वीप का देश भारत पुनः इसके केंद्र में है। ऐसे समय में हमें अपना गौरवशाली इतिहास जानना बहुत ही आवश्यक है। अखंड भारत के संस्थापक साधारण कृषक परिवार में जन्मे सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य ने इस अखंड भारत की आधारशिला रखी थी। उन्हें प्रथम अखंड भारत का सम्राट भी कहा जाता है। उसी सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य के पौत्र और सम्राट बिंदुसार के पुत्र सम्राट अशोक मौर्य का जन्म सनातन वैदिक सौर कालगणना जो सूर्य के आधार पर चलती है के पंचांग जिसे कैलेंडर भी कहा जाता है के अनुसार चैत्र शुक्ल अष्टमी तिथि को 304 ईसा पूर्व 304 ईसा पूर्व अर्थात इधर 2000 जब ईस्वी सन 2023 चल रहा है, जब ईस्वी सन शुरू हुआ उससे 304 वर्ष पहले चैत्र शुक्ल अष्टमी के दिन जिसे महाअष्टमी भी कहा जाता है को पाटलिपुत्र पटना बिहार में भारतीय मूल की माता सुभद्रांगी की कोख से अशोक का जन्म हुआ था। उस कालखंड में राजाओं की अनेक रानियां होती थी। विदेशी मूल की एक रानी से भी एक पुत्र उत्पन्न हुआ था जिसे सुसीम नाम दिया गया था, जो युवराज के नाते मगध साम्राज्य के पश्चिमी राज्य तक्षशिला का प्रांतपाल था। इतिहास में कुछ स्थानों पर सम्राट अशोक के एक तीसरे भाई का भी उल्लेख मिलता है, लेकिन हम आज यहाँ सम्राट अशोक के बारे में बात करने के लिए उपस्थित हैं। सम्राट अशोक का इतिहास ही इस वैश्विक परिवर्तन के दौर में सबसे अधिक प्रासंगिक है। अखंड भारत के चक्रवर्ती सम्राट अशोक मौर्य को इतिहास में महान क्यों कहा गया है, यहाँ यह जानना भी बहुत आवश्यक है, क्योंकि इस अखंड भारत की स्थापना तो इनके दादा सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य ने किया था। इसका संपूर्ण श्रेय भी उन्हीं को जाता है। उन्होंने अपने गुरु महामात्य विष्णुगुप्त चाणक्य के साथ मिलकर अखंड भारत का सृजन किया था। सम्राट अशोक मौर्य को तो अखंड भारत का साम्राज्य पौत्र के नाते उत्तराधिकार में मिल गया था। इसी प्रश्न के अंदर यह जो प्रश्न है, इसी प्रश्न के अंदर वर्तमान समय में विश्व के सबसे बड़े लोकतांत्रिक गणतंत्र भारत के पुनः अखंड भारत और विश्वगुरु बनने का मंत्र और उत्तर भी छिपा हुआ है। मैंने आज इसीलिए निर्णय किया कि यह बात आपके साथ साझा की जाए। वैदेशिक षड्यंत्र और पारिवारिक विवाद के बीच अपनी कुशल प्रशासनिक, सैन्य और बौद्धिक चातुर्य से 272 ईसा पूर्व में मौर्य साम्राज्य के उत्तराधिकारी घोषित होकर युवराज अशोक मौर्य मगध साम्राज्य के सम्राट बने थे। अखंड भारत की सीमा और आंतरिक शत्रुओं को
अपने बुद्धि और बल से परास्त करके सबसे पहले इन्होंने राजकोष के दुरुपयोग करने वालों पर कार्रवाई किया। भ्रष्टाचारियों, दुराचारियों और पाखंडियों पर लगाम कसी। कृषकों, श्रमिकों, सेवकों अर्थात आमजनों के साथ सीधा संवाद स्थापित किया। सम्राट अशोक अपने दादा चंद्रगुप्त मौर्य के भांति प्रछन्न वेश में जनता की बात सुनने के लिए जनता के बीच जाते थे। ये केवल इतना नहीं, तो उन्होंने अपनी सैन्य क्षमता को अति आधुनिक बनाया। उस कालखंड के अनुसार के हिसाब से मगध साम्राज्य की सेना सबसे शक्तिशाली सेना बनी। सैनिकों, गुप्तचरों, सैन्य नायकों, सेनापतियों के साथ उन्होंने मैत्रीपूर्ण संबंध, राजा और प्रजा का नहीं, तो उन्होंने मैत्री का संबंध अपने सैनिकों से लेकर के सेना नायकों तक, गुप्तचरों तक। कोई भी गुप्तचर सीधे सम्राट को अपनी सूचना दे सकता था। इसके नाते प्रशासनिक सुधार हुए और सभी इन आंतरिक बाह्य सुधारों के साथ सम्राट अशोक ने पहला ध्यान जो दिया वह शिक्षा पर दिया। सम्राट अशोक ने इतिहास के अनुसार उस समय भारत में उच्च शिक्षा के लिए सबसे अधिक 23 विश्वविद्यालयों की स्थापना किया था। इस वैभव के बीच अनेक राजाओं ने अपने राजनैतिक स्वार्थों की पूर्ति के लिए अपनी बहनों, पुत्रियों का विवाह सम्राट अशोक मौर्य के साथ किया। इनकी अनेक रानियों के नाम मिलते हैं। कारुवाकी, पद्मावती, तिस्यरक्षिता सहित अनेक राजकुमारियां मौर्य सम्राट के महल में आ गई थी। लेकिन इस मामले में भी सम्राट अशोक मौर्य ने अपने दादा सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य का अनुकरण किया और विदिशा मध्य प्रदेश में है। आप जाएंगे, सांची जगह का नाम है, मध्य प्रदेश का रायसेन जिला है, उसमें सांची नामक स्थान है जो बौद्ध धर्म के कालखंड की बहुत सारी वहाँ पुरावशेष पड़े हुए हैं। वहीं विदिशा की राजकुमारी देवी के साथ सम्राट अशोक ने विवाह किया। यह विवाह 286 ईसा पूर्व हुआ था और देवी ही सम्राट अशोक की पटरानी थी, महारानी थी। ये बात इसलिए बतानी आवश्यक है कि यह जो अपने मूल राष्ट्र की राजकुमारी के साथ जो विवाह करने का निर्णय सम्राट अशोक महान ने किया, वह आगे चल करके इस राष्ट्र के लिए बहुत ही फलदायी हुआ। या यह कहा जाए कि मगध साम्राज्य के सम्राट अशोक मौर्य को आज द ग्रेट अशोका, अशोक महान बनाने में इस विवाह की बहुत बड़ी भूमिका रही। ये बातें बहुत महत्व रखती हैं। किसी विदेशी महिला के साथ, विदेशी रानी के साथ विवाह करके और राजा अगर उसको उत्तराधिकारी बनाता तो संकट उत्पन्न होता राष्ट्र के समक्ष। इस बात के लिए पूरी सतर्कता रखी सम्राट अशोक मौर्य ने। हम सभी जानते हैं सम्राट अशोक मौर्य के जीवन में एक कलिंग युद्ध का अध्याय है और इस कलिंग युद्ध ने केवल सम्राट अशोक के जीवन को ही नहीं बदल दिया। इस कलिंग युद्ध ने संपूर्ण एशिया महाद्वीप और विश्व की दशा और दिशा को बदल दिया।
यहाँ यह बात समझनी बहुत ही आवश्यक है कि किसी भी सत्ताधीश के अंदर, चाहे वह राजा हो या लोकतंत्र में कोई प्रतिनिधि हो, प्रधानमंत्री हो, राष्ट्रपति हो या कोई भी हो, उसके अंदर जो प्राकृतिक रूप से, नैसर्गिक रूप से मानवीय गुण होने चाहिए, अगर वह गुण नहीं है नैसर्गिक रूप से, तो निश्चित रूप से वह राजा, वह प्रशासक, वह प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति राष्ट्र के लिए ठीक नहीं है। राजा के अंदर, राष्ट्राध्यक्ष के अंदर जो नैसर्गिक गुण होने चाहिए वो है कि जो भी जनता है, प्रजा है, उसको अपना परिवार मानना, उस भूमि को, जिस भूमि पर उसका राज्य है, उसको मां मानना, और सत्ता को सेवा का अवसर समझना। इसके लिए उस राजा के अंदर, उस राष्ट्राध्यक्ष के अंदर करुणा, मैत्री की संवेदना होना बहुत आवश्यक है। कलिंग युद्ध के उपरांत हम सभी जानते हैं कि कलिंग का युद्ध सम्राट अशोक ने जीत लिया था, लेकिन सम्राट अशोक की सेना के द्वारा जिन सैनिकों को युद्ध में मारा गया, उस भूभाग के प्रजाजनों के साथ जो विपत्ति आई, लोगों के गांव फूंके गए, जलाए गए, अनेक निरीह निरपराध लोग मारे गए जिनका युद्ध से कोई संबंध नहीं था। ये देख करके सम्राट अशोक का हृदय परिवर्तन हो गया। उस समय, जिस समय कलिंग का युद्ध सम्राट अशोक ने जीता था, उस समय जो मगध साम्राज्य था, उस मगध साम्राज्य की सीमाएं उत्तर दिशा में पूरी हिंदुकुश पर्वत श्रृंखला, जिस क्षेत्र में तक्षशिला विश्वविद्यालय था, दक्षिण दिशा में सुवर्णगिरी पर्वत की श्रृंखला, गोदावरी नदी जहाँ जाकर सागर से मिलती है, समझने की जाए मैसूर राज्य, पूर्व दिशा में म्यांमार, जिसे पहले रंगून या बर्मा कहते थे, पश्चिम दिशा में अफगानिस्तान, ईरान, बलूचिस्तान, ये एक विशाल भूभाग पर भारत फैला हुआ था। विश्व के इस सबसे बड़े साम्राज्य के सबसे शक्तिशाली, समर्थ, समृद्ध साम्राज्य के चक्रवर्ती सम्राट ने संकल्प किया कि राज्य क्षेत्र की भूमि के विस्तार के लिए निरीह निर्दोष नागरिकों और सैनिकों का रक्तपात, गांव और नगरों को उजाड़ कर अपनी सीमा विस्तार करने के अमानुषिक, अमानवीय युद्ध अब मगध साम्राज्य के द्वारा नहीं किया जाएगा। ये बहुत बड़ी बात थी। यह बहुत बड़ी एक संवेदना थी, जिस संवेदना को सम्राट अशोक ने जीवन में उतारा। उन्होंने स्पष्ट रूप से घोषणा कर दिया कि स्वार्थपूर्ण अनाचार, अत्याचार, दुराचार, पाखंड को छोड़कर मैं बौद्ध धर्म को अंगीकार कर रहा हूं और अब मगध साम्राज्य की सीमा के विस्तार के लिए कहीं युद्ध नहीं किया जाएगा। आज विश्व के जो राष्ट्राध्यक्ष हैं, जो लड़ रहे हैं, उन्हें यह बात जाननी और समझनी होगी। यहाँ एक बात और भी जानने और समझने के, बहुत सारे लोगों ने सम्राट अशोक को बौद्ध धर्म स्वीकार करने के बाद
अहिंसा का पुजारी कह दिया, अहिंसा का पुजारी मान लिया, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं था। यह बात इतिहास में है कि सम्राट अशोक मौर्य ने अपने स्वराष्ट्र मगध साम्राज्य की सीमाओं की रक्षा के लिए हथियार नहीं उठाने का संकल्प नहीं किया था। हमारे राज्य की, हमारे राष्ट्र की कोई 1 इंच भी भूमि न छू पाए, इसके लिए और हमें युद्ध न करना पड़े, मगध साम्राज्य के सम्राट अशोक ने एक ऐसी सशक्त सैन्य गुप्तचर व्यवस्था किया था जिससे उस कालखंड में कोई भी मगध साम्राज्य की ओर आंख उठाकर देखने की हैसियत में नहीं था। हम कोई हथियार रखते हैं तो ये इसलिए नहीं रखते कि हाँ हम दिन भर गोली चलाते रहेंगे, हमारे पास राइफल है, बंदूक है, तो हम दिन भर लोगों पर चलाते रहेंगे। लेकिन उसके भय का अंदाज, उसका डर लोगों के अंदर होना चाहिए। इस प्रकार के अपने राष्ट्र की सुरक्षा की व्यवस्था सम्राट अशोक ने किया। इसके पीछे एक चीज और है, किसी निरीह, निर्बल, दुर्बल व्यक्ति की बात दुनिया का कोई भी व्यक्ति, कोई भी प्राणी नहीं सुनता है। सभी सामर्थ्यवान की बात सुनते हैं। कोई सामर्थ्यवान व्यक्ति है और वो क्षमा करता है तो लोग मानते हैं कि हाँ ये हमें पटक कर मार सकता था, लेकिन ये कर अच्छा चले जाओ। पूरी दुनिया सामर्थ्यशाली की, बलवान की, धनवान की, वीरवान की, ज्ञानी की बात का सम्मान करती है। आपके पास वह सामर्थ्य होना चाहिए, तब दुनिया आपकी बात को मानेगी, सुनेगी, अन्यथा कोई नहीं सुनता है। बौद्ध धम्म अंगीकार करने के उपरांत अखंड भारत के इस महान सम्राट अशोक ने अपना दूसरा विश्व विजय का अभियान शुरू किया। आप अगर हमारी बात को पहले से सुन रहे हैं तो आपको यह ध्यान में होना चाहिए कि कोई तलवार नहीं, कोई बंदूक नहीं, कोई तीर कमान नहीं उठाने और सीमा विस्तार का स्वार्थ भी नहीं, लेकिन क्या करना है, विश्व के अंदर मानवता की स्थापना करनी है। इसके लिए सम्राट अशोक ने विश्व विजय का अभियान प्रारंभ किया था। इस अभियान में सम्राट अशोक के पास जो हथियार थे वो मैत्री, करुणा, सेवा, समानता, सहकार और सभी को अपने बराबरी का सम्मान देना ही इस युद्ध के सैनिक और शस्त्र थे। अर्थात भारत ने जो विश्व विजय का अभियान शुरू किया, उसके हथियार मैत्री, करुणा, सेवा, समानता, सहकार और सभी को अपने बराबरी का सम्मान देना, यह लेकर के भारत ने अपना विश्व विजय का अभियान शुरू किया था। आगे भी यही हथियार काम आने वाले हैं। शाक्यवंशी राजकुमार सिद्धार्थ, जो उस कालखंड में समस्त राजसी सुख वैभव को त्याग कर अरहत बुद्ध बनकर सभी प्राणियों के प्रति करुणा, मैत्री, समयवा, समानता और सम्मान के समर्पण का भाव लेकर के भारत के गांव-गांव, नगर-नगर भ्रमण किए थे, उसी भाव से, उसी कार्य को लेकर के सम्राट अशोक मौर्य ने संपूर्ण विश्व को धम्म बताने का, उन तक पहुंचाने का कार्य किया और भारत उस स्वर्णिम समय में विश्व गुरु कहा गया। श्रीलंका, थाईलैंड, चीन, अफगानिस्तान, यूनान, मिस्र, ईरान और लगभग सारे भारत में सम्राट अशोक मौर्य ने
पत्थरों के ऊपर बौद्ध धर्म के संदेशों को उकरवा करके अशोक स्तंभ लगवाए। सम्राट अशोक महान और महारानी देवी के पुत्र महेंद्र और पुत्री संघमित्रा राजसी वैभव त्याग कर बौद्ध भिक्षु बन गए। इसके बाद इनके पुत्र युवराज दशरथ मौर्य मगध के सम्राट बने। मगध साम्राज्य के 10वें उत्तराधिकारी सम्राट बृहद्रथ की हत्या एक षड्यंत्र के तहत इनके ही विश्वस्त सैन्य नायक पुष्यमित्र शुंग ने कर दिया और स्वयं राजा बन गया। इसने साम्राज्य की समर्थक जनता और बौद्ध भिक्षुओं की नृशंसता से हत्याएं कराया और बौद्ध विहारों को तहस नहस कर उनको मंदिरों के रूप में परिवर्तित किया। बौद्ध काल में अनेक स्वार्थी लालची ढोंगी लोग भी बौद्ध भिक्षु बन गए थे और बौद्ध धर्म की अनेक शाखाएं भी बन गई थी, जहां पुराने पाखंड पुनः शुरू हो गए थे। धीरे धीरे भारत का यह गौरव धूमिल हो गया। अर्वाचीन काल में उस काल खंड की भाषा पाली और खरोष्टी लिपि को नहीं जानने समझने के कारण सम्राट अशोक के शिलालेखों को आम लोग पढ़कर समझ नहीं पाते थे। सम्राट अशोक मौर्य ने जो शिलालेख लगवाए थे, उन शिलालेखों को खोज करके और चिन्हित करने का काम, इस गौरवपूर्ण अतीत को जानने का काम सबसे पहले 1750 ईस्वी में मिस्टर फेवलर ने किया था। किसी विदेशी ने इस काम को किया। इसके बाद सन 1837 ईस्वी में ईस्ट इंडिया कंपनी के टकसाल अधिकारी मिस्टर जेम्स प्रिंसप ने पाली, खरोष्टी और ब्राह्मी लिपियों की पढ़ाई किया और पढ़ाई करने के बाद उस व्यक्ति ने सम्राट अशोक के शिलालेखों और सिक्कों आदि को पढ़ करके भारत के इस गौरवशाली इतिहास को विश्व के समक्ष रखा था। ये बहुत ही आवश्यक बातें, लोग तरह तरह की बातें करते हैं, तरह तरह की चीज़ें ले आते हैं, अपने ढंग से किसी चीज़ की व्याख्या करते हैं। जब आदमी निष्पक्ष होकर के किसी विषय पर विचार करता है, निस्वार्थ भाव से जब विचार करता है, तो सत्य प्रकट होता है। यह हमारे लिए परम हर्ष और संतोष की बात है कि वर्तमान की भारत सरकार के द्वारा इस देश के गौरवपूर्ण अतीत को, उसके पुरावशेषों और आदर्शों को संरक्षित कर पुनः भारत को विश्वगुरु के पटल पर ले आने का, विश्व के पटल पर ले आने का प्रयास किया जा रहा है। ये मैं समझता हूँ कि सबसे अधिक समीचीन बात है। आज इस वैश्विक परिवर्तन के दौर में हमें अपने इस मैत्री, करुणा, सेवा और सहयोग, समानता, सभी के सम्मान के हथियार को लेकर के बगैर एक बूंद रक्त बहाए इस विश्व मानवता के हृदय में बैठने का यह जो समय है, हम इसके लिए आगे बढ़ेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।